हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनजे क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स जो कि जेएनएम के पेपर यानी यूपी जेड के पेपर में आने वाले 30 सवालों को करेंगे, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी जो है पेपर में वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम 30 सवाल करेंगे जो कि जीके के सिलेबस के अंदर आता है। जीके एक अच्छा खासा पोर्शन है जेएनएम के पेपर में, ठीक है। जैसे हम शुरू करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स के थ्रू। जैसे पहला सवाल है, हु प्रेजेंटेड द 2024 एंड 25 यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है, पहला पीयूष गोयल, दूसरा है निर्मला सीतारमण, तीसरा है अर्जुन जेटली, चौथा है मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमण, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। निर्मला सीतारमण जो है वो इंडियन पॉलिटिशियन है, जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कोऑपरेटिव अफेयर्स ऑफ इंडिया 2019 से रह चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है। इन्होंने एक बहुत ही की रोल दिया है इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी और इंक्लूडिंग बजट प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट पे देती हैं। यहाँ पर रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बिल, इनकम टैक्स, सब्सिडीज़, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके जो है वो हमारी मिनिस्टर इन पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं। ठीक है, इन सब का आउटलाइन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, रिस्पेक्ट रेवेन्यू, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर प्लान क्या है, एक देश के लिए क्या क्या पैसे, कहाँ कहाँ कितने पैसे लगने वाले हैं, इन सब का कितना कहाँ टैक्स लगेगा, इन सारा डाटा जो है यूनियन बजट ऑफ इंडिया के थ्रू जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होती हैं वो पार्लियामेंट पे देती हैं और वही लागू होता है देश में। जैसे अब दूसरा सवाल पे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा सवाल है कि विच सिटी होस्टेड द G20 समिट इन 2024। ऑप्शन ये है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा है चेन्नई। दिल्ली ने एक्चुअली में, नहीं दिल्ली। तो G20 समिट जो है, अब जी इसको होस्ट जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है, न्यू दिल्ली पे। G20 समिट जो है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो है, ठीक है, एक एनुअल मीटिंग है 20 कंट्रीज़ के, जहाँ पर 19 कंट्रियाँ होती हैं और जो 20वां होता है वो यूरोपियन यूनियन होता है। 20 कंट्री में अराउंड, जैसे मैं कंट्री के कुछ नाम बता देता हूँ आपको। जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ये 19 कंट्रीज़ हो गए और जो 20वां है वो यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, यहाँ पर इनका जो मेन एम होता है G20 समिट का, वो होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एड्रेसिंग होता है, इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द कंट्रीज़ वो जो है मैच करें, लोग साथ में ट्रेड करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, क्लाइमेट चेंज सस्टेबिलिटी हो, ट्रेड हो, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, यही सब इसके अंदर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जैसे तीसरा सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर लाडली बहन योजना। ठीक है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, लाडली बहन बहन योजना जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसे शिवराज सिंह चौहान, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रह चुके हैं, मार्च 2023 में उन्होंने लॉन्च किया था। क्या है कि ये बीजेपी के मेंबर थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। इसका एम था कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करे औरतों को, जैसे उन्हें सोशल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और इक्वालिटी मिले। जैसे मतलब अराउंड 21 से लेकर 60 साल की एज वाले औरतों को ये सब मिलता था। ठीक है, अराउंड 2.5 लाख जो है वो एनुअली इनकम औरतों का हो जाता था, तब हो जाता कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। ठीक है, वुमेन लो इनकम फैमिलीज़ के अंदर ही हेल्प करता था। 1,000 रुपया पर मंथ मिलता था। इससे वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल सिक्योरिटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब होता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि विच कंट्री इंडिया डिड साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन 2024। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है कनाडा, तीसरा है कनाडा और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है बी, यानी यूनाइटेड किंगडम। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ये एक ट्रिटी होता है, एक कॉपरेशन होता है दो कंट्रीज़ या और सारे कंट्रीज़ के बीच में। एक इंटरनेशनल लॉ है ताकि हम फ्री ट्रेड कर सकें एक दूसरे कंट्री के साथ। अराउंड दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक बाईलेटरल ट्रेड, एक मल्टीलेटरल ट्रेड। ठीक है, कि एक तरफ से हो सकता है या दोनों तरफ से हो सकता है, अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर जो हमारे टैक्सेस लगते हैं कंट्री के बीच, जो बैरियर्स होते हैं,
उन्हें कम दिया जाता है या कम टैक्सेस लगते हैं या टोटली फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ न्यू कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च्ड इन 2024? पहला ऑप्शन है कोवैक्सीन, दूसरा ऑप्शन है कोवैक्स, सी है कोविशील्ड, डी है स्पुतनिक वी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है कोवैक्स। ठीक है, कोवैक्स जो है ये एक टाइप का वैक्सीन है जो कोविड-19 में, मतलब कोविड-19 के टाइम बनाया गया था। इसे नोवैक्स ने बनाया था, जो कि अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि इंडिया में जब से प्रोड्यूस किया गया था अंडर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI। ठीक है, एक टाइप का डिजीज़ है कोविड-19, जो कि सबसे पहले 2019 में आइडेंटिफाई किया था। इसके थ्रू ग्लोबल पेंडेमिक भी हुए थे, यानी जो आपको सभी को याद है कि लॉकडाउन के टाइम जो हुआ था वो कोविड-19 यानी कोरोना वाली बीमारी ही थी। ये जनरली जब कोई भी चीज़ बहुत माइल्ड, बहुत गहरा या बहुत भारी तरीके से हो जाए, जैसे जुकाम, खांसी, थकान बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है, बहुत सीवियर वे में होने लगे, डिफ़िकल्टी हो हमें ब्रीथ करने में, ठीक है, ऑर्गन फेलियर यानी लंग्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो या दिक्कत हो, अराउंड जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम नज़र आती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब हमें लगता है कि हाँ, एक चांस है कि ये कोविड-19 के थ्रू हो सकता है। अब जैसे इस जो टाइप ऑफ वैक्सीन्स होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के अंडर आता है। इसे जो है 2 डोज़ लिया जाता है, 2 डोज़ अराउंड लिया जाता है 3 वीक के अपार्ट में, और इसे करीबन 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखना होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट्स लॉन्च 6G टेक्नोलॉजी इन 2024? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 6G टेक्नोलॉजी है वो 6th जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5G के थोड़ा एडवांस होती है। 4G 5G अलग अलग जनरेशन होता है, एडवांस होते ही नंबर बढ़ रहा है। जैसे 4G उस 5G के पहले था, अभी करंटली 5G वगैरह भी बहुत चल रहे हैं, इसके बाद 6G आएगा। ठीक है, ये जो है पहला जो है इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो है वो इरेशिना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, ठीक है, IIT मद्रास में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, IIT मद्रास की जो NRF रैंकिंग है वो करंटली 1 है, ये भी आप ध्यान रखें, काम आ सकता है। अब यह है 6G टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही फास्टर इंटरनेट स्पीड देती है, अराउंड 100 टाइम्स बेटर देन 5G, मोर देन 100 टाइम्स बेटर देन 4G। ठीक है, अल्ट्रा लो लेटेंसी देती है। ठीक है, मिली सेकेंड्स में चीज़ें काम करती हैं इसकी। ठीक है, नेटवर्क जो है वो हाईली इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ML, यानी हर चीज़ जो एडवांस टू एडवांस हो सकती है वो सारी चीज़ें, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्सट्रीम रिलायबल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोनोमीज, ठीक है, ये सारी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, नए नए केसेस, नई नई चीज़ें ये बना के देगा, ताकि हम और भी स्पीड और भी इफ़िशिएंसी से हम ग्रो कर सकें। ठीक है, एक बहुत ही फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर के लिए हो सकती है। ठीक है, स्मार्ट सर्फेसेस, जैसे रिकन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्विसेज आ रहे हैं, इसको बनाती है क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को, एज कंप्यूटिंग को, बिलियंस ऑफ कनेक्टिंग डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ठीक है, पहला ऑप्शन है सुनील ग्रोवर, दूसरा ऑप्शन है राजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है सुशील चंद्रा, चौथा ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे। तो इसका आंसर है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार वो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, जो को 15 मई 2022 से हैं। उनका जो रिटायरमेंट डेट है वो 18 फरवरी 2025 को है। ठीक है, ड्यूरिंग his tenure oversaw significant electoral events including the 2024 लोकसभा इलेक्शन एंड द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पोल्स। ठीक है, इन्होंने अपने टाइम पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है 2024 लोकसभा इलेक्शन में और जम्मू कश्मीर जो असेंबली पोल्स होते उन सभी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हेल्थ कवर अमाउंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम? पहला ऑप्शन है 3 लाख, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 7 लाख, चौथा ऑप्शन है 10 लाख। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो आयुष्मान भारत जो है, जो ये योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ जो है,
ये करता है कि 5 लाख पर फैमिली, मतलब हर फैमिली को 5 लाख रुपया देता है, ताकि वो अपनी हेल्थ, जो हेल्थ रिलेटेड सब उन्हें सर्जरी वगैरह होने लगे तो उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो 5 लाख रुपया उन्हें फ्री कर दिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या चाहे प्राइवेट में भी होते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, पर हाँ पैसा माफ़ किया जाता है। ठीक है। शेड्यूल कास्ट, अर्बन स्लम्स पॉपुलेशन में, शेड्यूल ट्राइब्स में, इन सभी को ये सब चीज़ें दी जाती है। कैशलेस ट्रीटमेंट देता है 24,000 तक। ठीक है। हॉस्पिटल जो है माफ़ करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जिकल ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मैटरनिटी, न्यूबॉर्न केयर, क्रिटिकल केयर। ठीक है। PMJ का मोबाइल ऐप आता है जहाँ से आप अपनी हेल्थ ID बनवा सकते हैं। ठीक है। और उसी को दिखा के आपको ये सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। ठीक है। ये डायरेक्टली आधार कार्ड से लिंक होता है, जो कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके आँख, आपके फिंगरप्रिंट्स, यही बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं। ठीक है। इन्हीं सब से वो वेरीफाइड होता है। रूरल हेल्थ ID बनती है। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में दोनों में हो जाता है, ये कन्फर्म है। ठीक है। ये जो है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इंडिया की है, उन्होंने ये सारी चीज़ें, स्कीम्स, ये सब ये भी मैनेज करते हैं। ठीक है। एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एसेसिबिलिटी, क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है, सोशल इक्वालिटी, नो कॉस्ट बर्डन होता है, ताकि जो लोग के पास पैसा नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनके साथ ऐसा ना हो कि वो अपनी इलाज या अपनी परेशानी जो है वो नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है। इसीलिए इसे लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन 2024 फॉर केमिस्ट्री। पहला ऑप्शन है डॉक्टर वेंकटराम रामकृष्णन। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रघुनाथ अनंत महेश्वर। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अजय कुमार। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर CNR राव। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर C है, जो कि डॉक्टर अजय कुमार है। नोबेल प्राइज़ जो है वो एक बहुत सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। ठीक है। जो कि एक स्वीडिश इन्वेंटर, इंजीनियर और इंडस्ट्रीज ने, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने पहली बार इसे चालू किया था। नोबेल प्राइज़ जो है वो हर कैटेगरी में मतलब दिया जाता है, जैसे अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, जैसे नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज़ इन साइकोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ इन नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है। इन सभी के फील्ड में इसे दिया जाता है। इसे पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था अराउंड 1895, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने पहली बार किया था दिसंबर 10 में। ठीक है। अवॉर्डली एनुअल, हर साल 10 दिसंबर को इसे किया जाता है। ठीक है। प्राइड कॉम्पोनेंट, जो प्राइज कॉम्पोनेंट होते हैं, वो ईच नोबेल प्राइज जो कंसिस्ट करता है मेडिकल, डिप्लोमा, कैश अवार्ड्स, इन सभी के साथ किया जाता है। ठीक है। जैसे फेमस कुछ नोबेल जो पा चुके हैं उनके बारे में, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन जो वो पाए थे फिजिक्स में 1921 पे फॉर हिज वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने साइंस, अगर साइंस के फील्ड में 11th-12th में लिया हो तो शायद आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो है मैरी क्यूरी, जो पहली लेडी थी इंटरनेशनली जिन्होंने पहली बार नोबेल प्राइज़ पाया था केमिस्ट्री में 1911 में, और फिजिक्स में भी पाया था 1903 में, फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जो पाए थे पीस के लिए, पाए थे 1964 में। ठीक है। फॉर हिज रोल इन द सिविल राइट मूवमेंट। मलाला यूसुफजी जो है पीस के लिए पाए थे 2014 में, फॉर हिज एडवोकेसी फॉर गर्ल एजुकेशन। ठीक है। तो इस सवाल का जबकि आंसर है ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर अजय कुमार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच कंट्री होस्टेड द COP18 क्लाइमेट समिट इन 2024। ठीक है। COP18 जो है वो रिफर्स करता है इन 18th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCCC। ठीक है। इसे पहली बार 2012 में दोहा कतर इन दुबई में, नवंबर 2026 से लेकर दिसंबर 8 तक 2012 में पहली बार इसे किया गया था। जो है इसका जो सबसे ऑप्शन है इसका है ऑप्शन नंबर C, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। ठीक है। तो द COP28 क्लाइमेट समिट हुआ था, ये टूक प्लेस किया था दुबई में, नवंबर में बताया मैंने डेट कब किया गया था। द कॉन्फ्रेंस ब्रॉट टुगेदर द वर्ल्ड लीडर्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स, एक्टिविटीज़ टू डिस्कस ग्लोबल एफर्ट टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इम्प्लीमेंट द ग्लोबल पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। समझ में आया आपको। और इसका जो की टॉपिक्स है इंक्लूड करता है कार्बन एमिशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है।
बाकी जो COP18 है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो कि ऑनगोइंग ग्लोबल एफर्ट्स जो है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू ये एक ग्लोबल एफर्ट किया जा रहा है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को सह सकें, उससे लड़ सकें। ठीक है, इसके लिए किया जाता है ग्रीन क्लाइमेट ग्रीन हाउस आपने सुना होगा, उसके लिए काम किया जाता है इंटरनेशनली। जो है ये ग्रुप है जो एक समिट है जिससे हम काम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी के करंट अफेयर्स के कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ सवाल हम करेंगे। अब बढ़ते हैं, जैसे हमारा 11वां सवाल होगा, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन है अखिलेश यादव, दूसरा ऑप्शन है मायावती, तीसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, चौथा है राजनाथ सिंह। शायद आप सबको पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि योगी आदित्यनाथ। जो योगी आदित्यनाथ है वो इंडियन पॉलिटिशियन है, वो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन जो है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उन्होंने मार्च दो मतलब 19 मार्च 2017 से हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वो मेंबर रहे हैं। जबकि इनका असली नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। ठीक है, और इन्हें रिफ़र किया जाता है योगी आदित्यनाथ से, जो कि एक हिंदू मॉन्क हैं, करंटली ये सन्यासी हैं एक तरीके से। ये एक इनका एक स्पिरिचुअल रोल है। योगी आदित्यनाथ ये जब महंत है, ये महंत वैसे होता है हिंदू धर्म में, महंत होता है। ठीक है, वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने में इनका बहुत अच्छा नाम किया जाता है। जैसे यूपी में कहा जाता है कि गुंडागर्दी जो थी यहाँ पर, जो एक तरह का क्राइम रेट था वो बहुत हाई था, लेकिन इनके गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार हुआ है। हिंदुत्व एजेंडा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी हुआ है। कोविड-19 के मैनेजमेंट में भी इनका बहुत ही की रोल था, इन्होंने बहुत तरीके से मैनेज किया था। मतलब क्रिटिसिज्म, प्रोटेस्ट, जो कि धार्मिक जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको भी ठीक करने का काफ़ी बेहतरीन काम किया था इन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश वॉज द इंडियाज़ लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इनॉग्रेटेड इन 2024। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ, चौथा है वाराणसी। तो इसका ऑप्शन है बी, कानपुर। ठीक है, जो बायो CNG प्लांट है वो एक फैसिलिटी है जो कि प्रोड्यूस करता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, जहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट के थ्रू ये प्रोसीड किया जाता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है। ठीक है, इसके प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो डिग्रेडेबल वेस्ट में, जैसे हम पन्नी जो है पॉलीथीन जो है उसे हम मिट्टी में डाल दो तो कभी भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ब्रेक करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को, लाइक फूड वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज, एनिमल मैन्योर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बायोगैस। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो एक बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी बायोगैस को मेनली कंसिस्ट जो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसी को हम CNG गैस बोलते हैं। तो करंटली उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जो इनोग्रेट किया था 2024 में, वो सिटी कानपुर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर द वुमेन सेफ्टी एंड अवेयरनेस। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा है मिशन शक्ति, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान, और चौथा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है मिशन शक्ति। ठीक है, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्कीम लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति जो है एक वुमेन एम्पावरमेंट और इनिशिएट किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अक्टूबर 2020 में इसे लाया गया था। इसका एम्स था ताकि वुमेन्स यानी औरतों को सेफ्टी, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत, उनका एक एम्पावरमेंट किया जाए, उन्हें इक्वालिटी मिले, वो आसानी से सड़कों पर बाहर घूम सकें, टहल सकें। ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम फॉर द वुमेन्स एंड द गर्ल्स। ठीक है, औरतों और लड़कियों के लिए किया गया था। इसका फोकस था ताकि इश्यूज लाइक जेंडर बायस्ड वायलेंस होता है, प्रोवाइडिंग इलीगल एड्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस थ्रू द स्किल डेवलपमेंट, इन सभी का सुधार किया जा सके, इसका मेन एम यही था। ठीक है, मिशन शक्ति। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, मिशन शक्ति, इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी सेट टू हाउस इंडियाज फर्स्ट ट्रिपल आईडी मेडिकल हब। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ, चौथा है प्रयागराज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है, वाराणसी। मेडिकल जो हब है वो जनरली रिसर्च किया जाता है कि एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी हो, एक नेटवर्क हो जो कि बहुत बड़े रेंज में हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करता हो।
ठीक है। इसका ऑफ्टन इंटीग्रेशन जो है वेरियस स्पेशलिटीज होता है, रिसोर्स ऑफ प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव पेशेंट केयर, यानी एक बहुत ही बड़े रेंज में किसी भी पेशेंट को, किसी आदमी को, इंसान को, उन्हें एक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, इन सब का पूरा। इससे क्या होता है कि एक एडवांस ट्रीटमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होता है वो घटता है। जैसे किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो ट्रीटमेंट एक बहुत बड़े रेंज में कराना चाहता है, वो जो है एक इक्वालिटी आती है हेल्थ केयर सेक्टर में भी, इंटरनेशनल रिकग्निशन है, क्वालिटी केयर होता है लो कॉस्ट में। ठीक है, कई सारे दिक्कतें भी होती हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाना, तो हेल्थ केयर सर्विसेज में प्रॉब्लम है, कहीं ज़्यादा भीड़ हो जाए, काम डॉक्टर्स जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते थे उस समय। हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी जो है, सही प्रोडक्ट का सही जगह ना आना, गवर्नमेंट के थ्रू मतलब काम थोड़ा अनअवेयर सही तरीके से ना करना, ये हेल्थ है। मतलब किसी के जान के साथ भी खिलवाड़ हो सकती है अगर सही चीज़ सही टाइम पर ना पहुँचे, सही तरीके से ना हुए तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में भी थोड़ी दिक्कत आती है कि अगर आप पैसा कम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खर्च करती है, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मेडिकल हब होते हैं, मेडिकल टूरिज़्म न्यू दिल्ली, चाइना, मुंबई, बेंगलुरु हर जगह पर है, लेकिन जो यूपी के अंदर सबसे बड़ा ITI है वो वाराणसी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू अनवील्ड इन यूपी इन 2024? पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तीसरा है राम सेतु, चौथा है बुद्धा स्टैचू। तो इसका आंसर है राम सेतु, अभी जो राम मंदिर के राम बना था। तो राम सेतु है, ये एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है इन गुजरात में। ठीक है, जो कि लार्ज राम स्टैचू जो है बिगिनिंग प्लान किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड द यूपी रिसेंटली इस्टेब्लिश अ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल हब इन 2024? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है मेरठ, चौथा है कानपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर जी है वाराणसी। वाराणसी पे ही रिसेंटली स्टेबल किया था मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी हब इन 2024। टेक्नोलॉजिकल हब जो है एक रीजन होता है, एक सिटी का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी, एक सेंटर होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डेवलपमेंट, बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं। यह अट्रैक्ट करता है स्टार्टअप्स वाली नए बिजनेसमैन्स को, स्टार्टअप्स करने वाले लोगों को, एक टेक कंपनीज़ को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। ठीक है, एक कोलेब्रेशन प्रोवाइड करता है, एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी। ओवरऑल एक ऐसा एरिया डेवलप किया जाता है एक ऐसे सिटीज़ में जहाँ पर अलग अलग सेक्टर के लोग, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, टेक हब के वाले सारे लोग एक जगह मिलते हैं और एक एडवांस चीज़ की तैयारी करते हैं ताकि उस सिटी का, उस स्टेट का, उस कंट्री का जो ग्रोथ है वो बढ़े। अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी शो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन 2024? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है लखनऊ। तो इसका आंसर है मिर्ज़ापुर। ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर 2024 में जो है वो मिर्ज़ापुर में लॉन्च किया गया था यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, याद रखेंगे मिर्ज़ापुर, सोलर सबसे प्लांट मिर्ज़ापुर आपने ध्यान रखा, वो सीरीज़ ध्यान रख सकते हैं, वहाँ से याद रखेंगे कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट पाया जाता है 2024 में। 18वां सवाल है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या इन जनवरी 2024 इलेक्शंस? ठीक है, 2024। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है मार्क द कंक्लूजन ऑफ द हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, तीसरा ऑप्शन है कल्चरल रिवाइवल, चौथा ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ द टूरिज्म। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वही है, मार्क ऑफ द कंक्लूजन्स ऑफ अ हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। क्योंकि ये क्या होता है कि डिकेड्स होते थे, लॉन्ग डिस्प्यूट था इसके थ्रू। ठीक है, ओपनिंग के टेम्पल जो है काउंटलेस ईयर्स, यानी करीबन कहा जाता है कि 50 साल बाद इस राम मंदिर का मतलब आयोजन हुआ था, राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ था। कई सारे फ़ायदे हैं यहाँ पर, जैसे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। टूरिज़्म, उस एरिया का, खास उस एरिया का एक डेवलपमेंट होता है, अलग अलग कंपनियाँ वहाँ सेटल होती हैं, वहाँ के लोगों को जॉब मिलता है, एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है जब ऐसे मंदिर से ऐसी चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्योंकि एक बहुत ही मेजर एक डेवलपमेंट होगा करेंटली से अयोध्या में हुआ राम मंदिर का। तो वो उस एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, वहाँ अलग अलग कंपनियाँ आई, बहुत सारे ब्रांड वहाँ पर आ गए, वहाँ के लोग जो बेरोज़गार थे उनको नौकरियाँ मिली, क्योंकि कंपनियाँ हैं तो नौकरियाँ जनरेट होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हाट्स द यूपी इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू रिमोट विलेजेस? पहला ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा है जल जीवन मिशन, तीसरा है नमामि गंगे, चौथा ऑप्शन है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशंस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जल जीवन मिशन। ठीक है,
जल जीवन मिशन जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त 15 2019 में लॉन्च किया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एक सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाके, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTCS, ठीक है। और इसका रूरल हाउस होल्ड जो कि इंडिया में 2024 में जो है ये हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया गया था, इसका मिशन जो है वो ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कि यूपी जो इनिशिएट फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन रिमोट विलेज, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है जल जीवन मिशन, ये इसका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 20 सवाल है। 20 सवाल, विच स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट वॉज रिसेंटली रीमैप्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। पहला ऑप्शन है रूरल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा। बी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तीसरा है स्किल इंडिया मिशन। चौथा है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। तो उसका ऑप्शन नंबर जो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसका आंसर है कि क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट को रिसेंटली रिमैप्ड किया गया था, दोबारा इस चीज़ को सही किया गया कि हाँ जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं है। दोबारा लोगों की लिस्ट बने कि जो लोग काम करने वो काम करने आते भी हैं कि नहीं है, उनका सच में फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तभी उनको मनरेगा में जॉब दिया जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो 2005 में पहली बार शुरू किया गया था, क्योंकि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके, लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन्हेंस किया जा सके इन रूरल एरियाज़। ये गारंटी करता है कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का आपको एम्प्लॉयमेंट काम करने की नौकरी देती है एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, इन रूरल हाउस होल्ड, जो कि एक एडेड मेंबर ऑफ द फैमिली को दिया जाता है, डू हैव अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, ठीक है। इसके पास कोई खास स्किल नहीं है, वो पैसा नहीं कमा सकता है, इट्स उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो खाली एक लेबर वाला काम कर सके, कोई काम दिया जा सके उसे कर सकता है, तो उसे ये प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के थ्रू जो सवाल होंगे। 21वां सवाल, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 2024। ए है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा है जो बाइडेन, तीसरा है कमल हैरिस और चौथा है बर्नी सैंडर्स। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो बाइडेन, जबकि करंटली आप देखेंगे अभी इलेक्शन हुआ तो फिर आप डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन 2024 में जो थे वो जो बाइडेन ही थे। फरवरी 22 में 2025 में प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें प्रेसिडेंट हो चुके थे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप करंटली जो है 2025 में अभी करंटली डोनाल्ड ट्रंप हो चुके थे, लेकिन 2014 में जो बाइडेन रह गए। इसका अब जो दो डॉक्टर मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 47वें प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कि सेकंड टर्म में इस बार 20 जनवरी 2025 में हुए थे, ठीक है। और ये पहले 45th पोजीशन पे भी रह चुके थे। एक साल पहले जो बाइडेन से पहले भी ये जीते थे, जो फिर ये जीते थे, उसके बाद ये हारे, फिर जो बाइडेन आए, फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर वापस आ गए। पढ़ते हैं अगले सवाल, विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024। पहला है साउथ अफ्रीका, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है सऊदी अरेबिया, चौथा है इंडोनेशिया। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अर्जेंटीना, ठीक है। न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स हुआ है 2024 में, ठीक है। ब्रिक्स को है कि ये ब्रिक्स इज इकोनॉमी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिकल कंट्रीज, जैसे इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया गया था। इसका क्या है कि ये एक ऐसी एक यूनिटी है जहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट अमंग द मेंबर ऑफ द नेशन प्रमोट किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 23, वेयर डिड द 2024 ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस। पहला है टोक्यो, दूसरा है पेरिस, तीसरा है लॉस एंजलिस, चौथा है बेजिंग्स। तो इसका आंसर है बी पेरिस, जो कि फ्रांस में पाया जाता है, ठीक है। 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो ऑफिशियली नोन एज गेम ऑफ 33, गेम ऑफ 33, ठीक है। XXX 111 यानी 10 प्लस 111 यानी 33, ठीक है। 33 ओलंपियाड था, इसके शेड्यूल किया गया था पेरिस फ्रांस में, जो कि 26 जुलाई अगस्त 11 2024 टू मतलब 26 जुलाई से लेकर अगस्त 11 तक 2024 में इसे हेल्ड किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री होस्टेड द 2024 फीफा वर्ल्ड कप। पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा है कतर, चौथा है फ्रांस। तो इसका आंसर है ब्राज़ील, जो कि होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप 2024 में। फुटबॉल गेम का जो है फीफा वर्ल्ड कप होता है। 2024 वर्ल्ड कप जो है वो कतर, ब्राज़ील और 2024 के जो वर्ल्ड कप जो थे वो होस्ट शुरुआत किया था कतर में, बट ब्राज़ील इज़ इन्वॉल्व इन द अदर इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। 25, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वॉज अपॉइंटेड एज द UN सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर द ग्लोबल एजुकेशन। पहला ऑप्शन है मलाल यूसुफजी,
दूसरा ऑप्शन है कमला हैरिस, तीसरा ऑप्शन है रतन टाटा, चौथा है अरविंद कृष्ण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, मलाला यूसुफजई, ठीक है। तो ये क्या है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन डिप्लोमेट, ठीक। लीडर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी रहे हैं। इनका रोल जो है इन्वॉल्व करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूएन ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज टू एड्रेस इंटरनेशनल इशू लाइक पीस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स के थ्रू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल 26 पे। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन 2024? पहला है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा है चाइना। तो ऑप्शन नंबर बी जो स्विट्जरलैंड यानी देवोस बोला जाता है इसे, उन्होंने पहली जो कंट्री थी उन्होंने होस्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जो है एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये फाउंड किया गया था 1971 बाय क्लाउस शॉब, अ स्विस इकोनॉमिस्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू सेंड अ मिशन टू द मून इन 2024? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा है रशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइना, ठीक है। वो पहली ही रिसेंटली ऐसी कंट्री बनी है जिसने एक मिशन मून पे भी भेजा है, फर्स्ट मिशन टू सेंड मिशन टू द मून इन 2024। फरवरी 2025 में चाइना जो है वो कंडक्ट करता है 6 लूनर मिशन जो कि अंडर चाइनीज़ लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम यानी CLEP के थ्रू हुआ था, ठीक है। इट इज़ नोन एज चेंज प्रोग्राम। दीज मिशंस नेम्ड आफ्टर द चाइनीज़ मून गॉडेस चेंज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ 28। What is the major focus of the UN's COP28 climate change summit held in 2024? पहला है mitigation of the carbon emission, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल हेल्थ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन एंड ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। इसे नॉर्मली याद रखेंगे, COP18 के बारे में भी मैं आगे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के थ्रू एक समिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का एक एफर्ट है ताकि हम रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज CHG, ठीक है, ये सब कर सकें। बढ़ते हैं अगले सवाल यानी 29 पे। विच कंट्री ज्वाइन द आर्टेमिस स्पेस मिशन कोलेबोरेशन विथ इंडिया इन 2024? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है यूनाइटेड स्टेट, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट जो कि उनकी एजेंसी है स्पेस की, नासा, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया था। ये प्रोग्राम किया गया था, ये प्रोग्राम जो इसका एम था टू लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर ऑन द मून, एस्टेब्लिश सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस बाय द एंड ऑफ द डिकेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्लोबल टू पेव द वे ऑफ द फ्यूचर मिशन टू द मार्स। अब जैसे ही मतलब अब वहाँ पर मून पे अगर आदमी को रखेंगे तभी हम मार्स मिशन के लिए तैयार होंगे, रेडी होंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। What was the key issue addressed during the 2024 एशियन समिट? ठीक है, एशियन समिट जो है यह बाइनूअल मीटिंग है लीडर फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंट्रीज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। सो ऑप्शन है पहला रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन इशू, चौथा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ऑप्शन नंबर जो है रीजनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक एड्रेस किया जाता है ड्यूरिंग 2024 एशियन समिट के थ्रू। तो आज आपका मैंने 30 सवाल जो है वो JNM के करंट अफेयर्स के थ्रू आपको करा दिया है। ये श्योरिटी है कि इसमें से कोई ना कोई सवाल आपके पेपर में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक है। NJ क्लासेस को फॉलो करें, ठीक।